हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी अपकमिंग एग्जाम्स प्रैक्टिस सेट पार्ट 5 के बारे में। इससे पहले दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको 4 पार्ट्स करवा चुका हूं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है जिसमें हम यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित दोस्तों 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर बात करने वाले हैं। ठीक है, 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, 40 क्वेश्चन दोस्तों आपके उत्तराखंड के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और कंप्यूटर के रहेंगे और बाकी दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर सीरीज के रहने वाले हैं। इससे पहले 4 वीडियोज आपने नहीं देखी हुई है तो आप उनको जरूर देखिएगा। बाकी आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्कोर भी दोस्तों आप जरूर बताएं कि आपका 100 में से कितना स्कोर हो रहा है। बाकी दोस्तों हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड और हिंदी के दोस्तों कई सारे पोस्टमार्टम क्लासेज और मैराथन क्लासेज बन जाएगी। उत्तराखंड की मैंने एक 10 घंटे की, एक 5 घंटे की और एक 4 घंटे की दोस्तों 3 क्लासेज डाली हुई हैं। आप उन क्लासेज को जरूर देख के जाएं एग्जाम्स में। आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स है पटवारी का और फॉरेस्ट गार्ड का दोस्तों, उसके बाद में आपका एसआई है, बंदी रक्षक है, वीडियो वीपीडीओ है, सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर में दोस्तों आपका उल्लेख अलंकार है। क्या है? उल्लेख अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि समाचार लेखन के लिए कितने ककार आवश्यक होते हैं? तो समाचार लेखन के लिए दोस्तों 6 ककार आवश्यक होते हैं। कितने ककार आवश्यक होते हैं? 6 ककार दोस्तों आवश्यक होते हैं। और ये 6 ककार कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं दोस्तों आपके कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ और कौन। ठीक है, ये 6 ककार आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस रचना के आधार पर दोस्तों आपका क्या है? मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जब भी दोस्तों 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति होती है तो वहां पर दोस्तों हमारा क्या योजक चिन्हों का या योजक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? योजक विराम चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग होता है। और जो आपका योजक विराम चिन्ह होता है दोस्तों वो कैसा होता है? योजक आपका होता है ये करके। ठीक है, योजक विराम चिन्ह। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो आपका बंटी जो रचना है इसकी प्रधान समस्या को उजागर करने वाला जो विकल्प है वो है दोस्तों तलाक से जुड़ी बाल समस्याएं। क्या है? तलाक से जुड़ी बाल समस्याएं। और जो आपका बंटी उपन्यास है दोस्तों यह किसका है? मन्नू भंडारी का यह उपन्यास है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ठीक है, झरोखा, दंगल, तहसील और अचार। तो दोस्तों देखिए इसमें से देशज जिसकी उत्पत्ति क्या हुई है? देश में ही हुई है। वो कौन सा है? झरोखा जो शब्द है दोस्तों यह क्या है? हमारा देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस भी पुरुष की पत्नी दोस्तों उसके साथ नहीं है उसके लिए एक सही शब्द होगा क्या? विपत्निक। क्या होगा? विपत्निक। अगला प्रश्न है, प्रयागराज से सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो प्रयागराज से दोस्तों सरस्वती पत्रिका आपकी प्रकाशित हुई थी कब? सन 1900 में। कब प्रकाशित हुई थी? सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा दोस्तों इस सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था? तो इसका प्रथम संपादन दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम जो प्रकाशन हुआ था यह 1900 में हुआ था। कब? 1900 में। अगला प्रश्न है, पत्थर पर जौंक नहीं लगती का अर्थ क्या है? तो पत्थर पर जौंक नहीं लगती दोस्तों इसका अर्थ है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, सबल का शोषण नहीं होता, 2 धूर्त का टकराव नहीं होता या मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि हड्डी का कोई प्रभाव नहीं होता, पत्थर पर जौंक नहीं लगती। अगला प्रश्न है, पंत और पल्लव शीर्षक से निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? तो पंत और पल्लव शीर्षक से दोस्तों यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दोस्तों प्रसिद्ध समीक्षा ली है पंत और पल्लव नामक शीर्षक से। ठीक है, याद रखना आपको। अच्छा प्रश्न दोस्तों यह। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गया, यह लेखकों से संबंधित जो प्रश्न हो गया दोस्तों ये मैंने आपको हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज में करवाए हुए हैं तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी दोस्तों हमारे छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनापिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा और बेला। अगला प्रश्न है हमारा, 15 से 17 फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो 15 से 17 फरवरी दोस्तों 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का जो 12वां संस्करण होगा यह कहाँ आयोजित होने वाला है? यह फिजी में आयोजित होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? ठीक है, दुर्लभ, नमस्कार, भानुदय या फिर जगदीश। तो दोस्तों यहाँ पे भानुदय में भानु धन उदय, ऊ धनु बराबर बड़ा ऊ, तो भानुदय में दोस्तों हमारी यहाँ पे क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी क्या?
भानुदई में, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। जगत धन ईश, जगदीश में दोस्तों जगत धन ईश, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पानी, नदी, रोटी या बकरी। तो इसमें से दोस्तों जो पानी है ना, यह हमारा हमेशा पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। पानी क्या है, पुल्लिंग है, जबकि नदी, रोटी और बकरी यह क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है। तो खड़ी बोली का दोस्तों जो प्रथम प्रयोग हुआ है वह प्रेम सागर नामक पुस्तक में हुआ है। किस पुस्तक में, प्रेम सागर नामक पुस्तक में। खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है जो दोस्तों, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, चिरायु में कौन सा उपसर्ग है। तो चिरायु में दोस्तों आपका क्या है, चिर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, चिर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनि कौन सी है। तो कंठ्य ध्वनि दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, KTM2, तो KTMDO, ठीक है। जो पहला ऑप्शन होता है क ख ग घ ङ, और इसके साथ में दोस्तों ह, यह आपका क्या है, कंठ्य ध्वनि है। यह क्या है, कंठ्य ध्वनि है। फिर क्या आता है, तालव्य में क्या आता है, चौ छ जौ झ य। फिर मूर्धन्य में क्या आता है, टौ ठौ डौ ढौ ढौ, ठीक है। फिर दंती में क्या होता है, तौ थौ दौ धौ नौ, और जो हमारा ओष्ठ होता है इसमें होता है पौ फौ ब भौ मौ। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द क्या होता है। तो अवनी का जो दोस्तों आपका विलोम शब्द होता है यह होता है क्या, अंबर। अवनी मतलब क्या होता है, धरती या पृथ्वी, और अंबर मतलब क्या होता है, आकाश। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन घूमने जाना चाहिए, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भाग है। तो प्रतिदिन दोस्तों घूमने जाना चाहिए, वाक्य में जो क्रिया विशेषण का भाग होगा वो होगा क्या, कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर आपका है। अगला प्रश्न है, गिरजानंदन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो गिरजा नंदन दोस्तों किसका नंदन, गिरजा का नंदन, तो गणेश यहाँ पे हमारे क्या है, गिरजानंदन का पर्यायवाची शब्द है, या जो गिरजानंदन है वह गणेश का पर्यायवाची। ऐसे ही विनायक हो गया, पार्वती नंदन हो गया, रिद्धि सिद्धि हो गया, दाता हो गया, गणपति हो गया, गौरी नंदन हो गया, लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, गजबदन हो गया, वक्रतुंड हो गया, विग्रह विनाशक हो गया, गणनाशक हो गया, एकदंत हो गया, गणाधिपति हो गया। यह सभी आपके दोस्तों क्या हैं, गणेश के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन में दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों दूरदर्शन में जो हमारा दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था यह सर्वप्रथम 1972 में प्रारंभ किया गया था, दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो दोस्तों हिंदी के हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 में से आपका कितना स्कोर रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड वाले सेक्शन की, कि गढ़वाल का भूगोल नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो गढ़वाल भूगोल नामक ग्रंथ के लेखक है कौन, हरिदत्त शर्मा जी। कौन, हरिदत्त शर्मा जी। अगला प्रश्न है, टिहरी में दास प्रथा का अंत किस परमार शासक के समय पर हुआ था। तो प्रताप शाह के समय पर दोस्तों टिहरी में दास प्रथा का अंत हुआ था। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, यह हमारा ओनली प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम डिटेल से आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूं। और आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस टेस्ट को वहां पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां पर मैंने इसके साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया हुआ है। तो टिहरी में दास प्रथा का अंत किस परमार शासक के समय पर हुआ था, प्रताप शाह के समय पर हुआ था। कुमाऊनी शब्द नौताण का क्या अर्थ होता है दोस्तों। तो कुमाऊनी शब्द जो नौताण होता है इसका अर्थ होता है जब कोई देवता किसी के शरीर में अवतरित होता है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं क्या, नौताण। क्या बोलते हैं, नौताण, ठीक है। ऐसे दोस्तों पशुआ, जिसके ऊपर देवता आता है उसे बोलते हैं क्या, पशुआ, ठीक है। और डंगरी, डंगरी भी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, परमार राजवंश के 47वें शासक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी। तो परमार राजवंश के जो हमारे 47वें शासक थे पृथ्वीपति शाह दोस्तों, इनकी संरक्षिका थी कौन, इनकी माता रानी कर्णावती, जिन्हें नक्कटी रानी या नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अब देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का कालक्रम क्या है। क्या, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का कालक्रम क्या है। और पहला जो आपका ऑप्शन है इसमें वो है विलियम हॉकिंस। कौन सा है, विलियम हॉकिंस, रोल्फ फिंच, टॉमस रो या फिर निकोलस डाउंटन। तो भारत आने वाले विदेशियों का जो क्रम है दोस्तों, सबसे पहले कौन आया था भारत, ठीक है। तो सबसे पहले आया था दोस्तों आपका कौन, रॉल्फ फिंच, उसके बाद में आया था विलियम हॉकिंस, उसके बाद में आया था निकोलस डाउंटन, उसके बाद में आया था थॉमस रो। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2, 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, कि सबसे पहले रॉल्फ फिंच आया था, फिर विलियम हॉकिंस आया था, उसके बाद में दोस्तों निकोलस डाउंटन आया था, फिर आया था टॉमस रो, ठीक है। और प्रथम ब्रिटिश यात्री पूछेगा तो प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन आया था, विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। तो उपराष्ट्रपति को दोस्तों अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार दोस्तों किसके पास में है, राज्यसभा के पास में है। किसके पास में, राज्यसभा के पास में। अगला प्रश्न है, नुणाई नामक त्यौहार जौनसारी जनजाति में मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है। तो जौनसारी जनजाति में दोस्तों जो नुणाई नामक त्यौहार है यह श्रावण मास में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया कप किस खेल से संबंधित है। तो एशिया कप दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्या, क्रिकेट से, ठीक है।
अगला प्रश्न है लासपा दर्रा किन दो जनपदों के बीच में स्थित है? तो लासपा दर्रा दोस्तों पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद के मध्य में दोस्तों क्या है? लासपा दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों रौच ए भैंसी निम्नलिखित में से क्या है? या रच भैंसी भी इसे दोस्तों बोलते हैं। तो यह उत्तर पूर्वी नैनीताल की बोली है दोस्तों। रच भैंसी क्या है? एक बोली है, कुमाऊनी बोली है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाग शासक गुहा नाग का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त होता है, किसमें मिलता है? तो प्रसिद्ध जो नाग शासक है दोस्तों गुहा नाग, इसका उल्लेख हमें बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख में मिलता है। और बाड़ाहाट क्या था? उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों कि श्योण सांगल नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो श्योण सांगल नामक जो आभूषण है दोस्तों यह कंधे में पहना जाता है। किसमें? कंधे में, महिलाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है चंद्र राजस्व में सिरतान कहलाते थे। क्या कहलाते थे सिरतान दोस्तों? तो नगद कर देने वाला जो कृषक वर्ग होता था उसे बोलते थे क्या? सिरतान, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति और उनकी जन्मतिथि के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर बात करें दोस्तों सुशीला डोभाल, तो इनका जन्म 1928 में हुआ था, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। भजन सिंह का जन्म 1905 में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। भक्त दर्शन का जन्म दोस्तों 1912 में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विष्णु देवी शाह का जन्म दोस्तों गलत है, 1904 नहीं 1902 में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका क्या होगा? सुमेलित नहीं होगा। कभी कभी दोस्तों डायरेक्टली आपसे एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है स्थलिक निम्न में से किसका उपनाम है? तो स्थलिक दोस्तों इसमें से क्या है? थल केदार का उपनाम है क्या? स्थलिक क्या? थल केदार का दोस्तों उपनाम है। गोपेश्वर का उपनाम क्या है या प्राचीन नाम क्या? गोस्थल, गोथला अभी इसे बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। और पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों क्या? थल केदार, याद रखना आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कत्यूरी काल में कर वसूलने वाले अधिकारी थे, क्या कहलाते थे कर वसूलने वाले अधिकारी? तो सौलमिक व भोगपति दोस्तों कत्यूरी काल में कर वसूलने वाले अधिकारी हमारे होते थे क्या? सौलमिक और भोगपति। और दोस्तों उत्तराखंड की भी मैं स्पेशल से आपको अजय रावत पूरी कंप्लीट करवा चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और मौर्य वंश की भांति ही दोस्तों कत्यूरी राजवंश का शासन प्रशासन चलता था और कर वसूलने वाले अधिकारी थे क्या? सौलमिक और भोगमती, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा मूसा देवड़ी मंजियाली प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंजियाली का जो दोस्तों प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है क्या? मंजियाली का सूर्य मंदिर, ठीक है। और कुलसारी का सूर्य मंदिर पूछा जाएगा दोस्तों, तो कुलसारी का जो आपका सूर्य मंदिर है वह चमोली जनपद में स्थित है। कटारमल का सूर्य मंदिर पूछा जाएगा तो अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं चंद का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था, कौन था? तो अकबर के समकालीन कौन था दोस्तों? रुद्रचंद था, रुद्रचंद, जिसने इसे नौलखिया माल परगना दिया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति उनके राजाओं के शासनकाल में सुमेलित नहीं है? तो देखिए चंद्रमणि डंगवाल जो था प्रदीप शाह के दरबार में था, मैसी साहू उद्योगचंद के दरबार में था, खतरण सिंह लक्ष्मीचंद के दरबार में था, या कृपाराम डोभाल दोस्तों जयकृत शाह के दरबार में था? देखिए चंद्रमणि डंगवाल प्रदीप शाह के दरबार में था, बिल्कुल सही है। मैसी साहू उद्योगचंद के दरबार में था या इसका सेनापति था, बिल्कुल सही है। कृपाराम डोभाल दोस्तों जो जयकृत शाह का सेनापति था, बिल्कुल सही है। लेकिन खतरण सिंह दोस्तों लक्ष्मीचंद का सेनापति नहीं था। खतरण सिंह जो था यह मान सिंह का सेनापति था। किसका? मान सिंह का सेनापति था। और लक्ष्मीचंद की सेना के द्वारा खतरण सिंह को मारा गया था, इसी कारण खतड़वा त्यौहार भी मनाया जाता है। तो खतरण सिंह किसका? मान सिंह का था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका खतरण सिंह सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है एकता बिष्ट को खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? तो एकता बिष्ट को दोस्तों सन 2017 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनका संबंध क्रिकेट से है और यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। अगला प्रश्न है हवाला बाग में चाय के बागान किसके द्वारा लगाए गए थे? तो कॉर्बेट के द्वारा दोस्तों हवाला बाग में चाय के बागान लगाए गए थे। किसके द्वारा? कार्बेट के द्वारा, ठीक है। और उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत सर्वप्रथम 1824 में विशप हेबर के द्वारा की गई थी दोस्तों, ठीक है, विशप हेबर के द्वारा, ठीक है। वहीं बात करें भवाली में किसने बागान लगाए चाय के बागान? तो भवाली में मिस्टर न्यूटन ने लगाए थे। किसने? मिस्टर न्यूटन ने। और भवाली में ही दोस्तों मिस्टर मुलियान ने भी चाय के बागान लगाए, तो न्यूटन और मुलियान दोनों ने, ठीक है। ऐसी बात करें भीमताल में तो मिस्टर जोन्स ने चाय के बागान लगाए, रामगढ़ में मिस्टर डेरियाज ने लगाए, घोड़ाखाल में मिस्टर व्हीलर ने लगाए, ठीक है। विश्व चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और हडलस्टन है दोस्तों, हडलस्टन, उसने पौड़ी और गडौली में चाय के बागान लगाए थे। यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है। हडलस्टन के बारे में याद रखना है, पौड़ी में चाय के बागान लगाए थे 1843 में, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। और जो चाय का पौधा था सबसे सर्वप्रथम कहाँ से आया था? चीन देश से आया था दोस्तों, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। और उत्तराखंड में सबसे पहले चाय का बागान कहाँ लगाए गए थे? लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में लगाए गए थे, याद रखना है दोस्तों आपको। अगला प्रश्न है किस परमार शासक ने वीर गब्बर सिंह नेगी स्मारक बनाया था? ठीक है, तो वीर गब्बर सिंह नेगी दोस्तों जो स्मारक है यह किसके द्वारा बनाया गया था? यह नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कहाँ से? टिहरी में स्थित है दोस्तों वीर गब्बर सिंह स्मारक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित परियोजनाओं में से सुमेलित नहीं है। देखिए उत्यासी बांध परियोजना अलकनंदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। पंचेश्वर बांध परियोजना दोस्तों काली नदी पर है, बिल्कुल सही है। छिब्रो जल विद्युत परियोजना आपका क्या है? टॉस नदी पर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जबकि जो ये तमकलाता जल विद्युत परियोजना है यह पूर्वी
धौलीगंगा पर स्थित नहीं है। तो किस पर है? पश्चिमी धौलीगंगा नदी पर स्थित है क्या? तमकलादा परियोजना। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, फतेहपति शाह द्वारा किसे दून गुरुद्वारे के निर्माण हेतु 3 गांव खुड़बुड़ा, राजापुर तथा चामासारी दान में दिए गए थे? तो फतेहपति शाह द्वारा दोस्तों 3 जो गांव थे, खुड़बुड़ा, राजापुर और चामासारी नामक जो गांव दान में दिए गए थे। किसको दिए गए थे? गुरु राम राय जी को दिए गए थे। किसको? गुरु राम राय जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यमुना घाटी पर कौन सा शैलाश्रय स्थित है? तो यमुना घाटी पर दोस्तों लाखों गुफा, लोथाप गुफा, फल सीमा या फिर हुडली। तो हुडली नामक जो शैलाश्रय है दोस्तों, यह हमारा यमुना घाटी पर स्थित है। ठीक है, हुडली शैलाश्रय उत्तरकाशी जनपद में, जबकि लाखों गुफा, लोथाप गुफा और फल सीमा यह कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है यह शैलाश्रय। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड यूके मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन जो हुआ था 2017 में दोस्तों हुआ था। अगला प्रश्न है, दर्शनानंद या दर्शानंद सरस्वती ने ज्वालापुर की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दर्शानंद सरस्वती जी ने जो ज्वालापुर की स्थापना दोस्तों यह कब करी थी? 1907 में करी थी। कब? 1907 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को कब फतह किया था? तो 24 मई 1984 को दोस्तों बछेंद्री पाल ने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट को फतह किया था 24 मई 1984 को। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया प्रूफ मैन की संज्ञा किसको दी जाती है? तो जो हमारा दोस्तों थारू जनजाति समुदाय है, इसको मलेरिया प्रूफ मानव की संज्ञा दी जाती है। सर्वाधिक थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उधम सिंह नगर जनपद में निवास करती है। और उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी कौन सी है? थारू जनजाति है। अगला प्रश्न है, परमार वंश के किस शासक के दरबार में अकबर तथा सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति नवरत्न थे? तो अकबर तथा सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति नवरत्न दोस्तों किसके दरबार में थे? फतेहपति शाह के दरबार में थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गमग्या नामक व्यापार व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो गमग्या नामक जो व्यापार प्रथा है दोस्तों यह भोटिया जनजाति से संबंधित है। कौन सी? भोटिया जनजाति से। अगला प्रश्न है, भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना दोस्तों 1943 में हुई थी। अगला प्रश्न है, परमार राजवंश की राजधानी श्रीनगर पर शासन करने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? तो परमार राजवंश की राजधानी श्रीनगर पर शासन करने वाला एकमात्र दोस्तों जो आपका चंद शासक था वह था कौन? जगत चंद। कौन? जगत चंद, जिसके कार्यकाल को चंद राजवंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज का श्रेय दोस्तों हेनवुड को जाता है। किसको? हेनवुड को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जन आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो उत्तराखंड जन आवास योजना की शुरुआत दोस्तों 2016 में की गई थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाली समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो गढ़वाली नामक जो दोस्तों आपका समाचार पत्र है यह देहरादून से प्रकाशित होता था। कहाँ से? देहरादून से। और 1905 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था पहली बार गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा। ठीक है, गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर कितना रहा दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर था 18.81%। कितना? 18.81% दोस्तों उत्तराखंड राज्य की 10 की वृद्धि दर थी। आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो हमारा 10 की वृद्धि दर थी, मतलब या 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक जिला या सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? वह था उधम सिंह नगर। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? वह था पौड़ी गढ़वाल। और 10 की वृद्धि दर में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 17वां 18वां आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उत्तराखंड की जनगणना के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ मैंने, वो 30 मिनट का वीडियो है, उसको आप जरूर देख के जाएं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में पक्का प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में शामिल होने वाले आयु वर्ग कितनी निर्धारित की गई है? तो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में शामिल होने वाले जो आयु वर्ग है दोस्तों वह है 18 से 40 वर्ष के लोग। कौन है? 18 से 40 वर्ष के लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, साहित्य अकादमी और उनके पुरस्कार प्राप्तकर्ता के संबंध में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत 1968, मंगलेश डबराल 2000, 1992 रस्किन बॉन्ड या फिर 2014 में रमेश चंद्र शाह। तो दोस्तों देखिए, जो सुमित्रा नंदन पंत ना ये इसमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार के संबंध में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वह मिला था 1960 में इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए, जबकि मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 में मिला था, रस्किन बॉन्ड को 1992 में मिला था और रमेश चंद्र शाह को 2014 में मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1879-80 के अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से भाग लिया था? तो 1879-80 में दोस्तों अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से भाग लिया था बलभद्र सिंह नेगी ने। किसने? बलभद्र सिंह नेगी ने।
अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 61वां, निम्नलिखित तहसीलों में से सुमेलित नहीं है। कौन सी तहसील सुमेलित नहीं है? देखिए धारी तहसील दोस्तों नैनीताल में स्थित है, बिल्कुल सही है। जो हमारा चाकीशहर तहसील है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, बिल्कुल सही है। पाटी तहसील दोस्तों चंपावत में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो भनौली तहसील दोस्तों पौड़ी में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित है भनौली तहसील? अल्मोड़ा में स्थित है, तो यह आपका सुमेलित नहीं होता। तहसीलों की संख्या वर्तमान में कितने तहसील दोस्तों? 110 तहसीलें हैं। ब्लॉक कितने हैं? 95 ब्लॉक या विकासखंड हैं, ठीक है। जिले कितने हैं? 13 हैं। अगला प्रश्न है, लंपिया दर्रा किस जनपद में स्थित है? या लंपिया धुरा दर्रा दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों वह क्या है? गैरसैंण है। और गैरसैंण जो है दोस्तों या भराड़ीसैंण, यह हमारा पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। किसका? पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो एनपीपी का अभिप्राय है दोस्तों क्या? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है क्या? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। और राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कब? 17 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारत में टोकन करेंसी का प्रचलन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो भारत में टोकन करेंसी का प्रचलन करने वाला पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों के अध्ययन हेतु भेजे गए मिशनों में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो जूनो मिशन है यह बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए था, बिल्कुल सही है। लोला मिशन जो है यह चंद्रमा के अध्ययन के लिए था, बिल्कुल सही है। मैगलन जो मिशन था यह शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सुमेलित नहीं है। जो केसिनी ग्रह था यह मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ना होके शनि ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया मिशन था, ठीक है। तो केसिनी मिशन जो था शनि ग्रह के लिए था। ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं होगा। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार मिलाइए, ठीक है। देखिए पहला आपका ऑप्शन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। दूसरा है दोस्तों क्या? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। तीसरा है सती प्रथा पर प्रतिबंध। और चौथा है वुड्स डिस्पैच। तो कौन सा सुव्यवस्थित क्रम होगा दोस्तों? देखिए सबसे पहले क्या होता है? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, उसके बाद वुड्स डिस्पैच आया था, उसके बाद में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, फिर आया था रॉलेट एक्ट। तो 3 4 1 2, यानी कि सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, फिर वुड्स एक्ट आया था, फिर आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, उसके बाद में रॉलेट एक्ट आया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस उद्योग से हुई थी? तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है यह सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। किस उद्योग से? सूती कपड़ा उद्योग से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इंग्लैंड में जो प्रथम औद्योगिक क्रांति थी यह 1780 से 1850 अवधि के दौरान में घटित हुई थी, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत भी इंग्लैंड में होती है और सूती कपड़ा उद्योग से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, ये तो सही है दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कि ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। यह 1952 में ना होकर कब हुई थी? 1958 में दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, 1958 में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ठीक है, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वह भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों 1833 के अधिनियम के तहत, 1833 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? तो अगर दोस्तों आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, जो कंप्यूटर होगा, यह तेज़ी से कार्य करेगा, तेज़ी से काम करेगा। और अगर रैम कम होगा तो यह धीमी गति से काम करेगा। और क्योंकि स्टोरेज कम, आपने देखा होगा कि ये फ़ोन में भी जब स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है तो फ़ोन स्लो हो जाता है, स्टोरेज कम होता है, नया फ़ोन होता है या मेमोरी अगर खाली रहती है तो फ़ोन तेज़ी से काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया आदि द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित हैं? तो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया तथा पोलिनेशिया नामक जो द्वीप है दोस्तों, यह आपका प्रशांत महासागर से संबंधित है। किससे? प्रशांत महासागर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो नीति आयोग के दोस्तों प्रथम सीईओ थे कौन? सिंधुश्री खुल्लर। कौन? सिंधुश्री खुल्लर। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है। नीति आयोग के दोस्तों वर्तमान में आपके अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर नहीं आ रहे हैं ना ये प्रश्न तो देख लो दोस्तों, करंट अफेयर्स की वीडियो 6 पार्ट दिए हैं। 6 पार्ट में से अगर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे ना तो 6 से 7 क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ इन 6 पार्टों में से आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने चैनल पर डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ
और क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो उच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कर सकता है दोस्तों कौन? संसद कर सकती है। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित गुलाबी गैंग के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित दोस्तों जो गुलाबी गैंग है इसके संस्थापक थे कौन? संपत पाल देवी जी, संपत पाल देवी। अगला प्रश्न है, डॉट 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 में पूर्वी यूरोप और डॉट 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 में यूएसएसआर के प्रभाव से इस अस्थायी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ क्रमशः कब कब में? तो 1989 में दोस्तों पूर्वी यूरोप और 1991 में दोस्तों क्या यूएसएसआर के प्रभाव से अस्थायी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहपुरकंडी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो शाहपुरकंडी बांध परियोजना दोस्तों आपका रावी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो संविधान की दोस्तों 5वीं और 6ठी अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो 1 है यह समवर्ती सूची का विषय है, डाकघर बचत बैंक यह आपका संघ सूची का विषय है, शेयर बाजार आपका समवर्ती सूची का विषय है और लोक व्यवस्था आपका दोस्तों राज्य सूची का विषय है। देखिए 1 समवर्ती सूची का विषय है, डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है, लोक व्यवस्था दोस्तों राज्य सूची का विषय है और जो शेयर बाजार है यह भी संघ सूची का विषय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो साल के जो दोस्तों वृक्ष होते हैं आपका यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। क्या? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के अंतर्गत आपके साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है दोस्तों क्या? महानदी को। किसको? महानदी को। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र दोस्तों वह यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की मदद से दोस्तों स्थापित किया गया था। यह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है दोस्तों और यूनाइटेड किंगडम की सहायता से इसे स्थापित किया गया था, याद रखना आपको। ठीक है, जबकि दोस्तों जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है उसे जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया था और जो भिलाई इस्पात संयंत्र है उसे सोवियत संघ के मदद से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है? क्या विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार या उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो यह कथन था दोस्तों महात्मा गांधी जी का, क्योंकि महात्मा गांधी जी क्या स्वदेशी को बढ़ावा देते थे। अगला प्रश्न है, प्रमुख दर्शनों में सम्मिलित नहीं है? न्याय दर्शन कपिल मुनि, पूर्वी मीमांसा दर्शन जैमिनी, लोकायतन दर्शन चारवाक और वेदांत दर्शन कौन? वद नारायण। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो न्याय दर्शन दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि न्याय दर्शन जो है कपिल मुनि से ना होकर किसका है? अक्षपाद गौतम का दर्शन है क्या? न्याय दर्शन। ठीक है, जबकि पूर्वी मीमांसा दर्शन जैमिनी ने शुरुआत की थी, लोकायतन दर्शन चारवाक से संबंधित है और वेदांत दर्शन बदरायण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो अच्छा प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया पहले कि सस्ती मुद्रा का आपका जो अर्थ है वो है ब्याज की कम दर। क्या है? ब्याज की कम दर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्यों खेल किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका क्यों शब्द है ना दोस्तों, क्यों शब्द यह बिलियर्ड्स नामक खेल से संबंधित है। क्या? बिलियर्ड्स नामक खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1905 में विकसित लॉरेंज वक्र का संबंध किसकी माप से है? तो लॉरेंज वक्र जो है दोस्तों यह आय की विषमता से संबंधित है। क्या? लॉरेंज वक्र आय की विषमता से। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 136वां। अगला प्रश्न है, सैलवा वन पाए जाते हैं किस प्रदेश में? तो सैलवा वन दोस्तों विश्वती प्रदेश में पाए जाते हैं। किसमें? विश्वती प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पाला आर्द्र भूमि नामक प्राकृतिक झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? तो पाला आर्द्र भूमि नामक जो प्राकृतिक झील है इसे रामसर साइट में दोस्तों शामिल किया गया था और यह भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है किस देश के सहयोग संविधान से? तो अमेरिका अधिनियम से दोस्तों या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बीपीएस का आपका फुल फॉर्म क्या होती है? तो बिट्स पर सेकंड दोस्तों आपकी क्या होती है? बीपीएस की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से दोस्तों हाल ही में सम्मानित किया गया किसको? आशा पारेख जी को। किसको? आशा पारेख जी को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका रीजनिंग के प्रश्न यहाँ से हैं, यदि जल प्रतिबिंब
पर समय 6:10 हो रहा है, तो इसकी वास्तविक समय क्या होगा दोस्तों? तो आप 18:30 में से इसको घटा देंगे 6:10 को, तो आपका टाइम हो जाएगा क्या? 12:20। तो आपका वाटर प्रतिबिंब जो आपका एक्चुअल समय हो रहा होगा ये होगा 12:20, ठीक है। जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न में आपको 18:30 से घटाना होता है। वहीं अगर मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब या समतल दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा दोस्तों आपको 11:60 में से घटाना होता है। अगला प्रश्न है, लड़कों की कतार में राम का स्थान बाएं से 7वां है और मोहन का स्थान दाएं से 12वां है। जब वो स्थान बदलते हैं तो मोहन दाएं से 15 हो जाता है। मोहन जो है आप दाएं से क्या हो गया? 15 हो गया, और राम का स्थान बाएं से 7वां, तो 15 और 7 कितना हो गया? 21। तो जो कतार में कुल लड़के कितने हो जाएंगे? 21 लड़के दोस्तों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 318, 359, 345, 395, 372, 422 आगे स्थान पे क्या आएगा? ठीक है, अब देखिए इसका दोस्तों एक सिंपल सा फंडा है, इसका आंसर आएगा 399। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। देखिए 318 में आप 27 जोड़ेंगे 345 हो जाएगा, 345 में आप 27 जोड़ेंगे 372 हो जाएगा, 372 में आप 27 जोड़ेंगे 399 हो जाएगा, 399, ठीक है। ऐसे ही 368 में आप 27 जोड़ेंगे 395 हो जाएगा, 395 में आप 27 जोड़ेंगे तो 422 हो जाएगा, 422 में आप 27 जोड़ेंगे तो 449 हो जाएगा। तो 27 जोड़ के आपका 399 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है। ये आपकी घड़ी होगी दोस्तों, ये 3 बजे ये होते हैं, तो 4 बजे का यह समय दर्शा रही है, ठीक है। अब बोल रहा है घड़ी की घंटे की सुई 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? देखिए दोस्तों 3 बजते हैं तो ये सुई यहाँ पे होती है, और अगर 3 बजे ये प्रश्न होता, सपोज आप कहते 3 बजे ये प्रश्न है और घंटे की सुई 90 डिग्री घूमती, तो 3 बजे घूमती कितने बजे? 6 बजे पहुंच जाती। तो अब 4 बजे का समय घड़ी दर्शा रही है और ये 90 डिग्री घूमेगी तो कितने बजे पहुंच जाएगी? 7 बजे दोस्तों ये पहुंच जाएगी। बेसिक सा यह क्वेश्चन है। और अगला आपका क्वेश्चन है कि 7 सदस्य पंक्ति में बैठे हुए हैं, 7 सदस्य बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। ए जो है डी और एफ के बीच में, ए जो है आपका यह डी और एफ के बीच में है, सी जो है एफ और जी के बीच में है, सी जो है एफ और जी के बीच में है, जी जो है सी और ई के बीच में है, जी जो है यह सी और ई के बीच में स्थित है, तथा डी जो है वह बी और ए के बीच में स्थित है, डी जो है बी और ए के बीच में स्थित है। ये हो गया। अब पूछा गया कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है दोस्तों? एफ बैठा है। देखिए 3 यहाँ छूट गए, 3 यहाँ बैठ गए, बीच में कौन? एफ बैठा है, तो एफ आंसर हो जाएगा। और आज का दोस्तों आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? तो प्रश्न आप देखिए, यह क्वेश्चन भी अच्छा है दोस्तों, ठीक है। 12, 6, 6, 9, 45, 135, तो इसका आंसर दोस्तों आपका 18 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए 12 में आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, फिर 6 को आप दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, फिर आप इस 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर आप 18 को दोस्तों 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45, फिर आप 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 135, तो आंसर हो जाएगा 18 दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके 100 प्रश्न जो कि मैंने आपको पटवारी के एग्जाम्स के सिलेबस के आधार पर और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के सिलेबस के आधार पर करवाए हुए हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स दोस्तों इसमें आपका ज़्यादा नहीं था, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको वीडियो में दोस्तों बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आपको करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन करा देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि इसमें करंट अफेयर नहीं मैंने दिया था, तो करंट अफेयर का दोस्तों कुछ मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते थे, ठीक है। कि नूर 2 उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नूर 2 उपग्रह दोस्तों ईरान देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, देश के पहले ग्रेन एटीएम की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो गुरुग्राम से दोस्तों की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओंकारेश्वर बांध दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। यह ओंकारेश्वर बांध दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और नर्मदा नदी पर दोस्तों यह स्थित है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में हमारे लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान लोकपाल के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? यह है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी। कौन? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ई वेस्ट जो आपका मैनेजमेंट पार्क है, मैनेजमेंट इको पार्क है, यह नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब यह आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी दोस्तों आज के क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने हमारी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी हुई है तो एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लें। इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी हुई है तो आप उनको भी जरूर देख लें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।